Hello students, welcome to the another lecture of your equilibrium chapter. So आज का क्लास हम आपका ली चटलर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लास्ट क्लास भी हमने थोड़ा सा ली चटलर प्रिंसिपल का डिस्कशन कर दिया था, बता दिया था कि ली चटलर प्रिंसिपल बेसिकली उसका मतलब क्या होता है एंड आपका वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उन फैक्टर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है हमको, तो वो डिटेल डिस्कशन भी हम करेंगे. ठीक है. सो यस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ली चटलर प्रिंसिपल, राइट. सो उससे लास्ट क्लास में हमने आपके न्यूमेरिकल्स देखे थे, हमने आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालना है वो भी देखा था. ओके. सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, आई विल टू टेल यू वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर फीलिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग द प्रैक्टिकल्स, राइट. सो प्रैक्टिकल्स आप देख लो, आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल नोटबुक लेनी है. एक साइड पे जो लाइनिंग होती है, दूसरे साइड पे जो आपकी ब्लैंक होती है, वो वाली प्रैक्टिकल नोटबुक लेनी है. उस प्रैक्टिकल नोटबुक में आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैं यहाँ पे बोला देती हूँ, लास्ट क्लास मैंने ये बताया था. यस, आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये है, आपको सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट जो ऊपर लिखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख देंगे. ओके. एक्सपेरिमेंट नंबर, एक सैम्पल जैसा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया ये. देन उसके बाद आपका एम हो गया, देन आपका अपैरेटस हो गया. ठीक है, अपैरेटस हो गया. देन आप इसी में एम लिखोगे, फिर अपैरेटस लिखोगे, फिर केमिकल रिक्वायर्ड्स लिखोगे, फिर प्रोसीजर लिखोगे, फिर उसके जो ब्लैंक साइड, जहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, उस साइड पे आप जो भी डायग्राम है, जो उससे रिलेटेड जो भी आपका दे रखा है अपैरेटस, उसका डायग्राम बना दोगे. ठीक है. तो ऐसे आपको आपका प्रैक्टिकल का कर रहा है. यस. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट ली चटलर प्रिंसिपल. सो ली चटलर प्रिंसिपल आपका होता क्या है. सो ली चटलर प्रिंसिपल बेसिकली आपको मैंने बता दिया था, एक तरह का यस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट ली चटलर प्रिंसिपल. सो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन पे अप्लाई होता है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, उस रिएक्शन पे आपका ली चटलर प्रिंसिपल अटेंड करता है. सो बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और इंटरनल मटेरियल ऐड करने से क्या होता है, बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है. तो फिर वो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए क्या करता है, थोड़े चेंजेस करता है. ठीक है. उस चेंजेस को ही बेसिकली शिफ्ट करने को ही हम इसको ली चटलर प्रिंसिपल बोलते हैं. तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी देखा था, बट इस क्लास में फिर से शुरू करें तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि क्या था प्रिंसिपल. ठीक है. सो इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन चेंज करें. कंसंट्रेशन में क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट. सो इफ वी चेंज कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर मतलब वॉल्यूम, टेम्परेचर और एड एनी इनर्ट मटेरियल, अगर हम कोई और इनर्ट मटेरियल ऐड कर दें, ठीक है, टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन, किस पे, कौन से, किस रिएक्शन पे, रिवर्सिबल रिएक्शन पे ऐड कर दें एट इक्विलिब्रियम, किस पे, इक्विलिब्रियम पे. सो इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब. ठीक है. और उसके बाद क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा विल शिफ्ट इन डायरेक्शन सो एज टू अनडू द चेंज. जो चेंज हुआ है उसको वापस नॉर्मल करने के लिए वो उस डायरेक्शन में चेंज करेगा, जिस डायरेक्शन में वो अपना चेंज को अनडू कर सके. ठीक है, अनडू कर सके. तो इतनी बातें समझ में आ गई इस तरीके से कि क्या होता है और कैसे होता है. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखने वाले हैं, दैट इज ये जो एक एक फैक्टर जो हमने अभी आपको इन जनरल बता दिया कि इस पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किसके चेंज आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इनर्ट मटेरियल पे डिपेंड करता है. तो एक एक करके हम सारे केसेस को लेंगे और समझेंगे कि कैसे डिपेंड करता है. ठीक है, कैसे डिपेंड करता है. तो वो सारी चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे. तो सबसे पहली चीज़ जो हम अभी आपका करने वाले हैं वो ये चेंज इन कंसंट्रेशन. 1 बाय 1 हम सारे एग्जांपल्स को लेंगे. सबसे पहले हम आपका चेंज इन कंसंट्रेशन को देखेंगे. ठीक है. सो इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन or number of moles, pressure, temperature or any inert material to a reversible reaction at equilibrium will get disturbed. So equilibrium will shift in direction so that to undo the change, so as to undo the change. and change को undo करने के लिए उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में चेंज हुआ है. ठीक है, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ताकि उसको चेंज को वो रोक सके. ठीक है. नाउ सबसे पहला पॉइंट जो कि है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन. सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन. तो लास्ट क्लास भी मैंने आपको डिस्कस किया था, तो बताया था चेंज इन कंसंट्रेशन को आप कैसे समझ सकते हो
चेंज इन कंसंट्रेशन से क्या होगा बेसिकली, देखो हम इसको समझाते हैं। अब मैंने बोल दिया ये रिएक्शन आपका हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस में आपको पता है क्या बनता है, अमोनिया। अब ये जो ली चटलियर प्रिंसिपल है ये बेसिकली आपका इंडस्ट्री वगैरह में बहुत यूज होता है। क्यों यूज होता है इंडस्ट्री वगैरह में? इंडस्ट्री वगैरह में इसलिए यूज होता है क्योंकि जहाँ पर आपको बल्क में बहुत ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इंडस्ट्री वगैरह में बल्क में प्रोड्यूस करने के लिए आपका ये ली चटलियर प्रिंसिपल यूज होता है। कैसे यूज होता है उसको हम जरा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका एक रिएक्शन है, चेंज इन कंसंट्रेशन / नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो N2 + 3H2 दैट गिव्स 2NH3, क्या हो रहा है, N2 3H2 दैट गिव्स आपका 2NH3, राइट। अब मैंने बोला कि मैंने क्या किया है, इसका कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अगर मैंने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो नाइट्रोजन और कंबाइन करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और आपका मोर एंड मोर अमोनिया बनाएगा, राइट। क्या करेगा, मोर एंड मोर अमोनिया बनाने लगेगा, ठीक है, यही करेगा। अब क्या है, देखो नाइट्रोजन को हमने क्या किया, एक तरह का नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज किया। जैसे ही हमने नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज किया, उसको बढ़ा दिया, तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, राइट। जो ये इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, अब ये सिस्टम चाहेगा, क्योंकि देखो कोई भी स्टेबिलिटी चाहता है, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी। अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया इसका मतलब क्या, ये फिर से चाहेगा कि टू अटेन व्हाट, इक्विलिब्रियम, फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा। तो टू अटेन इक्विलिब्रियम को कैसे दोबारा अटेन कर सकते हैं, इसको दोबारा अटेन तब कर सकते हैं जैसे ये कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इसी कंसंट्रेशन को गिरा दो तो फिर से अटेन कर लेगा ना इक्विलिब्रियम। वो कंसंट्रेशन कैसे गिरेगा उस चीज़ को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमने बोला नाइट्रोजन प्लस ये, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके मोर एंड मोर अमोनिया बना रहे हैं। मोर एंड मोर अमोनिया बना रहे हैं मतलब हमने पढ़ा रखा है कि पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। तो वही होगा, सबसे पहले तो ये इंक्रीज करेगा तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, मोर एंड मोर अमोनिया बनेगा। जैसे मोर एंड मोर अमोनिया बनने लगेगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट जितना नाइट्रोजन इंक्रीज हुआ था वो फिर से उतना घट जाएगा, राइट। सो टू अटेन इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज कर दिया, और इस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट करेगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, देखो नाइट्रोजन से कंबाइन करके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, कितना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में वो चेंज को नलीफाई कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव करके वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है उस डायरेक्शन को ही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इसका कंसंट्रेशन चेंज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमको N2 के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। N2 का कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगा, N2 का कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगा, N2 का कंसंट्रेशन होगा डिक्रीज आपका, ये जब ये जितना ज़्यादा कंबाइन करके ये बनाएगा तो उतना ज़्यादा N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। मतलब अगर रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो आपका क्या होगा, N2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। दैट्स वाई इक्विलिब्रियम जो होगा आपका शिफ्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इतनी बात समझ में आ गई कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। लाइक द सेम वे विल टेक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है हाइड्रोजन H2। अब क्या हुआ, देखो, यस, नाउ विल सी द एग्जाम्पल, ओके, नाउ विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस नाइट्रोजन, okay, yes, यस। तो अब मैंने बोला, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया मतलब क्या हो गया, अगेन आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो जो ये डिक्रीज किया उसको, इस चेंज को अंडू चेंज करना पड़ेगा, चेंज को नलीफाई करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर डिक्रीज हुआ तो हमको ऐसा चेंज लाना है जिससे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाए। तो आप इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे कर सकते हो, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज अगर हम इस मान लो ये अमोनिया डिसोसिएट होके फिर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देने लगे, मोर एंड मोर अमोनिया, तो इसका कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा, राइट। सो मतलब हम इक्विलिब्रियम इस केस में आपका किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर आप इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर रहे हो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो आपका हाइड्रोजन का क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट्स वाई इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाउ अब मैं एक और केस बोलूं कि आपका हम क्या कर रहे हैं, NH3 रिमूव कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, NH3 रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये चेंज किया हमने, NH3 को रिमूव कर दिया, NH3 को रिमूव कर दिया, ये चेंज किया हमने, ठीक है।
अब इस चेंज को किया तो हमारा इक्विलिब्रियम में शिफ्ट कर दिया। इक्विलिब्रियम को फिर से अटेन, जो इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब हो गया उसको फिर से री इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज किया है उस चेंज को अंडू करना पड़ेगा। तो रिमूव किया तो उसको ऐड और करना पड़ेगा। तो इस चेंज को अंडू मतलब ये रिमूव हो गया है तो इसका कंसंट्रेशन और बढ़ा देना है। कंसंट्रेशन और कैसे बढ़ेगा, जब आपका मोर एंड मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो मोर एंड मोर ये प्रोड्यूस होगा। अगर ये आपने रिमूव कर दिया है, कुछ अमाउंट डिक्रीज कर दिया है, तो ये इसको वापस कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे, मतलब जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और यू कैन से आपका इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम अगेन शिफ्ट होगा इस केस में, और इस केस में आपका कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, यस, अभी दिख रहा है। हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, SO2 का एग्जाम्पल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी, तो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। यस, सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा पास वो ये है, दैट इज SO2 प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है आपको, SO3 दे रहा है। क्या दे रहा है, SO2 और ऑक्सीजन आपको SO3 दे रहा है, राइट। SO2 और ऑक्सीजन आपको SO3 दे रहा है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बोल के रखा है आपको कि आपको ऐसा कुछ करना है कि आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दो। क्या कर दो, इंक्रीज कर दो प्रोडक्टिविटी किसकी, या फिर प्रोडक्शन ऑफ SO3, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर दो। तो आप इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, पहला तरीका, आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दो SO2 का, तो भी ये दोनों बहुत रिएक्ट करके ये बनाएंगे। या फिर आप ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो भी ये दोनों बहुत रिएक्ट करके ये बनाएंगे। तीसरा चीज कैसे बढ़ा सकते हो इसकी प्रोडक्टिविटी, इसको रिमूव कर दो। जब इसको रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करके इसको और बनाएंगे। तो तीन तरीके हो गए। सबसे पहला चीज, जो कंसंट्रेशन ऑफ SO3 है उसको रिमूव कर दो, मतलब चेंज कर दो। उस चेंज को अंडू चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, SO3 का अमाउंट को, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस केस में जो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, राइट। क्लियर। इन द सेम वे जब हम ये कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज SO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है एंड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया, तो इसका अंडू चेंज कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। इन दोनों के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। जब इन दोनों के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, ये चेंज किया हमने, जैसे मान लो ये चेंज किया तो क्या होगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे और डिक्रीज करने के बाद इक्विलिब्रियम का क्या शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, देखिए 1 मिनट, आई विल टेल यू, 1 मिनट स्टूडेंट्स। यस, सो फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग जो हमारी ये है, दैट इज, यस 1 मिनट, यस, देखो SO2 को रिमूव कर दिया, ये चेंज किया हमने, तो क्या होगा, SO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। SO2 का कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज होगा, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा हमने यह किया चेंज, ठीक है, हमने चेंज किया, क्या चेंज किया हमने दूसरा चेंज किया कि हमने इन दोनों के कंसंट्रेशन को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। इसका एक कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर दिया, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो इसको नॉर्मल करने के लिए क्या होगा, ये चेंज किया हमने, इसका चेंज वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, SO2 का कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, डिक्रीज कैसे होगा, वो SO2 और इसका कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज होगा, जब हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो मोर एंड मोर आपके रिएक्टेंट, आपको पता ही है रिएक्टेंट कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे इसका प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही, साथ में इसका जो ये है कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाएगा, और इस केस में भी इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। ओके, नाउ विल शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर फैक्टर, जो भी फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, राइट, ये फैक्टर्स ही है ना, जैसे चेंज है कंसंट्रेशन में। अब हम पढ़ रहे हैं चेंज इन प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रेशर के केस में क्या होता है वो भी जरा देख लेते हैं। प्रेशर के केस में होता है, देखो, व्हेन प्रेशर विल इंक्रीज इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन विच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स। अब प्रेशर के केस में थोड़ी कहानी अलग है। प्रेशर के केस में क्या हो रहा है, जब भी आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पर आपका लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो। क्या हो, लेसर नंबर ऑफ मोल्स हो, उस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली पॉइंट होगी आपको याद रखने वाली चीज। ठीक है, सो एक चीज याद रखो, जब भी आपका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स है। रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, डिपेंड करेगा वो लेस नंबर कहाँ पर है मोल्स के, ठीक है, लेस नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर है। ओके, सो यस, okay, so we were discussing this. Okay, now see, I will tell you one more time that whenever I am teaching you people, so आप लोग को नोट्स भी मैं भेज रही हूँ, तो आप लोग एक बार खुद से भी लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत मुश्किल से समझ में आएंगी, एंड आई डोंट वांट कि आपको ऐसा स्ट्रगल करना पड़े। अगर मैं आपको नोट्स दे रही हूँ तो आप अच्छे से उसको पढ़ें एंड ख़त्म करने की जल्दी जल्दी कोशिश करें, ठीक है। एंड यस, वन मोर अनाउंसमेंट जो मेरे को करना है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट खत्म हो जाएगा, हमारा एक और पार्ट बचेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। हम उसको आपका स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने के बाद खत्म करेंगे, क्योंकि वो दोनों टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए हम उसको पहले पढ़ने के बाद खत्म करेंगे, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद ये केमिकल इक्विलिब्रियम के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट हमारा यहीं पे खत्म हो गया है चैप्टर का, और आपके एग्जाम्स का बोर्ड का पार्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये खत्म करने के बाद हम आपका वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो इतना ही बस ध्यान रखो। ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग समथिंग, राइट? 1 मिनट, यस, आई विल टेल यू फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक कि आपको कौन सा पार्ट कहाँ से पढ़ना है जो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यस, ओके। अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, वो बेसिकली क्या है आपका चेंज इन प्रेशर, ठीक है। चेंज इन प्रेशर को एक बार देख लेते हैं। तो चेंज इन प्रेशर क्या है, यू नो दैट जब भी हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, व्हेन भी प्रेशर विल इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट करेगा, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो लेस है, लेस नंबर ऑफ मोल्स है उसमें शिफ्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने ये रिएक्शन लिया N2O4 गिव्स 2NO ग्राम, गैसियस स्टेट में दोनों, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इस केस में आपका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब हमने उसका इस केस में आपका प्रेशर इंक्रीज कर दिया, आपको पता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। देखो प्रेशर इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम का शिफ्ट किया, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहाँ पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। क्लियर, इतनी बात समझ में आई ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज N2 3H2 दोनों गैसियस स्टेट में आपका दे रहा है 2NH3। अब यहाँ पर भी आपने आपका प्रेशर इंक्रीज किया, अगेन आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। अब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहाँ पर आपके लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 3 और 1 4 है, तो अगेन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहाँ पर भी, सॉरी नॉट बैकवर्ड, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स है उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर 3 और 1 4 है, यहाँ पर 2 है, तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है, अगर मैंने बोला होता आपको कि आपको अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे आपको प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं यही बोलती कि आपको NO का प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, आपको ये देखो, मैं बोलती आपको दिस प्रेशर अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता, क्योंकि आप जब प्रेशर इंक्रीज करते तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता लेसर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता, मतलब मोर एंड मोर आपका अमोनिया बन रहे होते। इन द सेम वे अगर मैं बोलती आपको इस पर्टिकुलर केस में बोलती इसका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको प्रेशर डिक्रीज करना पड़ता, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करना पड़ता। जब प्रेशर डिक्रीज करते तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ करता, जहाँ पर मोर नंबर ऑफ मोल्स होते, राइट। उल्टा ही होगा ना, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो लेस नंबर ऑफ मोल्स के, प्रेशर डिक्रीज करता है तो मोर नंबर ऑफ मोल्स के पास जाएगा, राइट। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स रिएक्शन जाता और आपका मोर एंड मोर NO बनता। क्लियर, इतना समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। और साइमल्टेनियसली एक और भी चीज़ आप कर सकते हैं, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो आप अपना खुद से भी वो बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेक्चर के साइमल्टेनियसली लेक्चर के साथ ही अपना नोट्स भी बना सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। खुद का नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो तो आप जो ये जो मैंने आपको भेजा है, ये इससे भी आप बहुत अच्छे से आपके 6 मार्क्स ही आ जाएंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें, बट वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं ये प्रेशर का जो रिलेशनशिप आता कैसे है, इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे का, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं एक बार।
देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जो प्रेशर है आपको पता है, हम प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो आपका वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज करता है, ठीक है, ये बात याद रखो। हमारे पास रिलेशन भी है, P इज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। हमारे पास जो इक्वेशन है रहती है वो ये रहती है, राइट। हमारे पास जो इक्वेशन रहती है वो ये रहती है, दैट इज, यस आई विल टीच यू हियर इटसेल्फ। हमारे पास जो इक्वेशन रहती है वो ये रहती है, दैट इज PV इज इक्वल्स टू NRT। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखना चाहें तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, क्योंकि P इज इक्वल्स टू NRT बाई V, तो P जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V के। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो आपकी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने वही दिखाया है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कब, और ये सारी चीजें कब हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है कोई रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है। एंटिल आपको बोल के नहीं रखा है टेम्परेचर बदल रहा है, तब तक ये मान के चलो कि आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इतना मान लो, ठीक है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। एंड आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। आपको नोइंग मतलब बहुत ऑब्वियसली पता है कि आपका जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो आपका क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो आपका डिक्रीज करता है, ठीक है, वॉल्यूम जो आपका डिक्रीज करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन भी है, दैट इज व्हाट, PV इज इक्वल्स टू NRT, राइट। तो वो PV इज इक्वल्स टू NRT इक्वेशन के हिसाब से क्या है आपको, देखो PV इज इक्वल्स टू NRT, दैट इज, देखो PV is equals to NRT, that is P proportional to this number of moles N and P inversely proportional to 1/V। इतनी चीजें हैं, राइट, याद रखना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये आपको याद ही रखना है। सो ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, 11th में बहुत बार पढ़ा था, है ना। अभी तो ये पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। तो PV is equals to NRT आइडियल गैस इक्वेशन है, राइट। Okay, yes. Whenever I'm teaching in the class, I totally forget that you people are not in class 12th standard. Okay, so yes, मैं आपको बता दूं, हमारी जो आइडियल गैसेस की इक्वेशन होती है, दैट इज होती है PV इज इक्वल्स टू NRT। PV मतलब प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। सो आइडियल गैस बहुत सारी इक्वेशंस को मिलकर बनता है। इसके जस्ट बाद हम आपका आइडियल गैस इक्वेशन मतलब गैसियस स्टेट वाला चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे एक बार हमारी साइड से, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। तो अभी के लिए याद रख लो, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज PV इज इक्वल्स टू NRT। और इस हिसाब से आपका P जो है प्रोपोर्शनल है N के, एंड P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V के, ठीक है। ये दो चीज आपको पता करनी चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी शायद। अब क्या है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इस केस में आपका प्रेशर क्या है, इंक्रीज कर रहा है, आपका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको पता है जो हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। अगर मैं बोलूँ कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो मतलब देखो, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या हो गया आपका, एक तरह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, एक तरह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो हमको इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब को नलीफाई करने के लिए कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने के लिए हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, जहां पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, कहां पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स है। और ये कंसंट्रेशन से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि यू नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जब भी आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बट आपको पता है जो कंसंट्रेशन है वो आपका नंबर ऑफ मोल्स और पर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, राइट। नंबर ऑफ मोल्स से बेसिकली डायरेक्टली रिलेशनशिप है, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स पे कैसे, आपने जैसे ही आपका कंसंट्रेशन बढ़ा, राइट, कंसंट्रेशन बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो बढ़ गए, राइट। कंसंट्रेशन अगर आपका बढ़ा तो आपका नंबर ऑफ मोल्स भी तो बढ़ गए, राइट। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जा रहा है, राइट। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। और टू अटेन इक्विलिब्रियम दिस हैज टू शिफ्ट, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट होना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन का वैल्यू भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन का वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। कोई बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करो तो आंसर तो छोटा नंबर ही आएगा, राइट। सो दैट्स वाई लेसर नंबर ऑफ मोल्स, इस वजह से यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, इतनी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इसी का थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स है तो देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है।
यस, अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया आपका PCl5, ठीक है, और आपका PCl3 PCl2 बना रहा है। अब मैंने बोला कि यहाँ पर आपका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। जब आपका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट करेगा किस डायरेक्शन में, जहां पर मोर नंबर ऑफ मोल्स हो, राइट, नंबर ऑफ मोल्स जो हो ज्यादा हो, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू मोर नंबर ऑफ मोल्स। सेम, तो मोर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ है, 1 2 यहाँ पर है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा। तो ऑपोजिट, सिंपल ऑपोजिट हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता है दैट इज, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, पर आप जब समझ लो ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। इसमें आप इस हिसाब से आपका ये पता चला जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, N के। मान लो P टोटल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N टोटल के। जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो मतलब एक चेंज कर रहे हो, उस चेंज को नलीफाई करने के लिए आपको एक और चेंज करना पड़ेगा, मतलब अंडू करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, अंडू चेंज, एंड दैट इज टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, N टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ मोल्स का भी डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और आप यही आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना पड़ेगा, ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, चेंज हुआ, उस चेंज को अंडू करना पड़ेगा। उस चेंज को अंडू करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको डिक्रीज करना है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिक्रीज करोगे, राइट, ये फॉर्मूले के हिसाब से कंसंट्रेशन जो हमने बताया था, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है मतलब नंबर ऑफ मोल्स को डिक्रीज करना है, वही आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं, दैट इज N2 + O2 दैट इज गिविंग 2NO, ठीक है। इस केस में आपको बोला प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इस केस में 1 2, यहाँ पर भी 2, तो इस केस में क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही नहीं करेगा। जहां पर नंबर ऑफ मोल्स आपके बराबर आ जाएंगे तो वहां पर आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही नहीं करेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। नंबर ऑफ मोल्स का बेसिकली मतलब है Mg, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है डेल्टा Mg का वैल्यू। डेल्टा Mg आपको पता है क्या होता है, Np - Nr। Np क्या है आपका, Np आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, ये दोनों इक्वल्स टू 0 आ जाता है। जब आपका डेल्टा Ng 0 आ जाता है उस केस में आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का, ठीक है। सो प्रेशर अगर इंक्रीज भी कर रहे हो, इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट। क्यों नहीं शिफ्ट करेगा, द रिएक्शन हुज डेल्टा Ng 0 होता है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वो इन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इंडिपेंडेंट, कोई प्रेशर का चेंज होता है उस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इज सेम, तो डेल्टा Ng 0 हो जाता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। अब प्रेशर इंक्रीज जैसे करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा लेसर नंबर ऑफ मोल्स। इतना आपको की पॉइंट आपको याद रखना है। सो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका चेंज इन टेम्परेचर को देखेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।